देखिए, एक तो रेडी की आबादी 35,000 है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई 15,000 से ज़ायद घर हैं। और अगर वो उनके पाड़े देखें, क्योंकि 15 के करीब पाड़े हैं, ठीक है। और हमने जो काम किया है वो जो वाटर टैंक है वो आपने कहा कि वो देखा आपने कह रही है कि गलियाँ नहीं देखी, वो गलियाँ आप देख सकती हैं। अब अभी हमने जो 7 ज़िलों में डिज़ास्टर पे काम किया, फ्लड में, उसमें 2 अरब रुपए का काम किया है, और ये हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और एक डोनर के नाम के साथ लिखा हुआ है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये वो तंजीम है जो 30 साल से काम कर रही है, ये कोई आज का काम नहीं कि सिर्फ रेडी के प्रोजेक्ट की वजह से ये तंजीम नहीं बनी है। तो ये वो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50 डोनर जो क्रेडिबल समझते हैं। हुकूमत के आप किसी मिनिस्टर से मिलेंगे, बोलेंगे कि हैंड्स बाकी काम कर रहे हैं, और कराची से लेके कश्मीर तक 3 दफा कवर किया हम लोगों ने, ठीक है। आज तक कभी एक रुपये की चीज रेडियो वालों को नहीं मिली, कोई भी मेडिसिन, कोई भी व्हील चेयर, इवन जितनी इन्होंने बीमारी है ना, इसको तो आप ऑन एयर कर दें तो मैं चैलेंज करूंगा। ये जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं ना, मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ऑन एयर जो ये दे रहे हैं, मैं चैलेंज करूंगा, और मैं भी बताऊंगा कि किस किस को दिया है। नाज़रीन, हमने आपको हैंड्स का भी मौक़िफ़ बता दिया कि इन लोगों के क्या तासुरात हैं और इन्होंने क्या क्या कारकर्दगी की है। इनके हिसाब से इन्होंने इतना पैसा लगाया है, मतलब पैसा लगाया है, अब इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने कहाँ लगाया है, और हमने भी आपको दिखाया है कि पैसा कहाँ लगा हुआ है। अभी आपको सोचना है कि वाकई उन लोगों की इमदाद हो रही है जिनको ज़रूरत है, और क्या वाकई ये जो पैसा लेते हैं, जो फ़ंड्स होते हैं, ये उन लोगों तक पहुँच पाते हैं, यानी उनको ये फैसिलिटीज़ मिल भी पाती हैं, यानी तो ये फ़ैसला आपका है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस चश्मे के आगे जिसके ज़रिए इस पूरे गांव को पानी सप्लाई होता है। ये एक कुदरती चश्मा है, जो कि चश्मा बजाते ख़ुद जो चश्मे का पानी होता है वो बिल्कुल साफ़ पानी कहलाया जाता है, जिसे मज़ीद फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये चश्मे का पानी जो है, जो ये चश्मे से निकल रहा है, वो तो साफ़ है, लेकिन ये एक टंकी के थ्रू आ रहा है। जो टंकी है उसके अंदर इतनी फंगस लगी हुई है उस रास्ते पर, और वो उस रास्ते से होता हुआ यहाँ से ये जा रहा है। ये पूरी जो लाइन्स हैं, ये पाइप लाइंस नहीं है, ये प्रॉपर मतलब सप्लाई का, वाटर सप्लाई की कोई लाइंस नहीं है। ये एक नालियाँ टाइप की कुछ चीज़ बनी हुई है जिसके बीच में कचरा है, वेस्टेज है, सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, और इस इन लाइंस से होता हुआ ये सारा पीने का पानी होकर लोगों तक पहुँचता है। तो यानी उधर से जो पानी आ रहा है वो तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जिन रास्तों से गुजर के ये जा रहा है वो रास्ते इस पानी को इतना आलूदा बना देते हैं कि वो लोगों को माजूर कर रहा है। यहाँ पे इन नालों में रैपर्स पड़े हैं, गंदा कचरा है, मरे हुए जानवर हैं, काही पड़ी हुई है, हर तरह का गंद है यहाँ पे, और ये पीने का पानी है। कहने को ये पीने का पानी है, मतलब आप हमारे शहरों में ये नदी मतलब नाले जो होते हैं, गंदे नाले, उनका इतना बुरा हाल नहीं है जितना यहाँ पीने वाले पानी का हाल है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे स्किन डिजीज़ क्यों नहीं होगी, यहाँ पे माजूरी क्यों नहीं होगी। एक सेहतमंद इंसान, बेशक वो सेहतमंद ग़िज़ा खाए भी, या अपने ख़ानदानों में शादियाँ ना करे, या हेरिडिटी में उसकी हो बीमारी, लेकिन जो बीमार है वो बीमार से बीमार तर होता जाएगा, और जो सेहतमंद आदमी है वो भी कुछ ही दिनों में मर जाएगा, और इंसान का लाइफ स्पैन जो है वो छोटा हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर शहाना साहिबा के रूम में बैठे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान साहब। इन दोनों ने रिसर्च की थी रेडी गोट में पाई जाने वाली माजूरी के ऊपर, जो वहाँ पे माजूरी हो रही है वहाँ के बच्चों में और वहाँ के लोगों में, उसके हवाले से इन्होंने वहाँ पे रिसर्च की, और इनका क्या हाइपोथेसिस, मतलब क्या उन्होंने नतीजा अखज़ किया, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस माजूर की वजह क्या थी। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो रिसर्च की उसका टारगेट कौन लोग थे? डिसेबल लोग थे? नहीं, हमें बहुत सारे लोगों से ख़बरें मिल रही थी कि रेडी गोट के अंदर बहुत सारे माजूर बच्चे हैं और बड़े मसाइल हैं वहाँ पर। तो हम लोग फिर अपनी पूरी टीम बना के वहाँ गए थे। हमने देखा कि जो उनके एक तो बहुत बड़े बड़े ख़ानदान हैं, मतलब एक ही ख़ानदान में 6-6, 8-8 बच्चे हैं,
और उन लोगों की आपस में मैरिजेस हुई हुई हैं और बच्चे जो हैं 3-4 बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी वजह से माजूर हैं, उनके हाथ मुड़े हुए हैं, पैर मुड़े हुए हैं, उनकी उम्र 20 साल है और वो बहुत छोटा सा कद है, उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ रुक गई है। बिल्कुल ग्रोथ रुक गई है उनकी। फिर हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पे मेडिकल केयर की क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ये सारा कुछ हम देखने गए थे। और फिर वो किन हालात में रहते हैं कि इस तरह के मसाइल दरपेश हैं उन्हें। चारों तरफ उनकी गंदगी है, पानी बहुत गंदा है, गटर्स खुले हुए हैं, सुएज का पानी नज़र आता है चारों तरफ, और खाने का कोई सही इंतज़ाम जो हमें वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। बहुत ही सिंपल चीज़ें वो लोग खाते, तो लगता है कि बड़ी इम्बैलेंस डाइट उन्हें मिलती है, अगर मिलती है, और ज़्यादातर मिलती भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर फरहान, आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने बताया कि आप लोग हॉस्पिटल्स तक उनको लेकर गए हैं लोगों को, तो वहाँ पे अक्सर डॉक्टर्स ने उनको एडमिट किया है, कुछ दिन उनको इलाज किया, कुछ भी नहीं किया, बस एडमिट करके उनको कुछ दिनों में फारिग कर दिया, ये कह के कि आपका मर्ज़ लाइलाज है। तो क्या ये लाइलाज मर्ज़ है, क्या इसका कोई क्योर नहीं है, क्या है ये? उनके टेस्ट जो हैं वो हमने रिकमेंड किए थे, ये फ़लाँ टेस्ट की लिस्ट दी थी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर शाहाना की कंसल्टेशन में हमने एक पूरा उनका एक लेवल बनाया था कि हमने कहा था कि ये जो है बाहर भेजे जाने चाहिए और इसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तो वो फिर फॉलो अप शायदली नहीं हो सकता। लेकिन यानी टेस्ट हो ही नहीं पाया है ना, नहीं कि कोई रिजल्ट कोई जी। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि देर वॉज ये सिर्फ एक जेनेटिक डिसऑर्डर के अलावा वहाँ पे पोलियो के केसेस भी काफ़ी हैं। असल में ये पोलियो और ये दूसरी बीमारियाँ जो है कुछ और केसेस में जो पोलियो वहाँ पे था वो ये फीकल ओरल रूट से फैलती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि लोग पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना जो है वो समझते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों में, ये मुसलमानों के खिलाफ जंग है और इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है उसी गोट के अंदर। दूसरा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी इस वक्त ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान में टेस्ट नहीं था विटामिन डी का, अब आ गया है, और आप हैरान होंगी कि इवन लेडीज़, मर्दों में भी तो कॉन्सेप्ट ये ना कि कैल्शियम की औरतों में कमी हो जाती है, मर्दों में भी विटामिन डी इस वक्त ओवरऑल कम आ रहा है। तीसरी चीज़ है तालीम जो है जिसकी डेफिशिएंसी है उस इलाके में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ तो ऑयल स्पिल्स हैं, वहाँ पे कंटामिनेशंस दूसरी सोर्सेज भी हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सारे मेटल्स भी मिले हैं जो कि पानी में जो हैवी मेटल्स हैं वहाँ पे जो डैमेजेस होने हैं ना, उसका एक और वजह भी है, वो है क्वैकरी। अच्छा। वहाँ पे अताई डॉक्टर भरमार है। आपको पता है कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं कि अगर आप बच्चों में दे देंगे या प्रेग्नेंट हामला खातून को दे देंगे तो बच्चे डिफॉर्म्ड ही होंगे। जी नाज़रीन, हमने शाहाना साहिबा और डॉक्टर फरहान से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि रेडी कोट के जो लोग हैं, जो माजूर बच्चे, उनकी माजूरी की क्या वजह है। तो इनके मुताबिक भी यही बात थी कि इनहेरिटेंस ये एक डिज़ीज़ है, उनके जीन्स के अंदर ये डिज़ीज़ आती है, और जो ये लोग शादियाँ ख़ानदानों के अंदर करते हैं उससे वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और तादाद माजूर लोगों की बढ़ती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, दिमाग में लाने की ज़रूरत है जिन बातों की, वो ये है कि हमें वहाँ के लोगों को अवेयरनेस दिलानी है, हमें वहाँ के लोगों को एजुकेट करना है ताकि उन्हें अपने अच्छे और बुरे का पता चले, क्योंकि जब तक वो खुद अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के डंपिंग स्टेशन के ऊपर। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे पूरे कराची का फुजला आके फेंका जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से लेकर घरेलू जो कचरा होता है और जितना भी कचरा, जो समंदर का कचरा, वो सब यहाँ पे आके ढेर होता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट जो मछेरे हैं, मतलब हमारे पाकिस्तान जो ये कराची है, शहर है, ये कराची जो है ये सबसे बड़ी बंदरगाह कहलाता है। तो यहाँ के जो मछेरे हैं वो इस इलाके में आबाद है, इस गंदगी में आबाद है। और मछेरे वो लोग हैं जो सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने जाल उठाए, कश्तियाँ संभाले, समंदरों में निकल जाते हैं मछलियाँ पकड़ने, और वो मछलियाँ हमारे लिए लेकर आते हैं ताकि हम उन मछलियों का अपने अंदरूने मुल्क इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो बरामद भी कर सकें, जिसके ज़रिए हमारे मुल्क को काफ़ी माशी बदहाली से बचा सकते हैं अगर ये बरामद हों अच्छी मछलियाँ तो लेकिन ये ख़ुद जो मछेरे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किन हालात में, किस गंदगी में रह रहे हैं, इसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। और ये अंदाज़ा करना मुश्किल है कि ये लोग ज़िंदा कैसे हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि हम हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाएं, और न सिर्फ हुकूमती इदारों की तवज्जो इस तरफ दिलाएं, जो गैर हुकूमती इदारे हैं, इसके अलावा जो मुखय्यर हजरात हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और लोग माजूरी का शिकार हो रहे हैं। तो इनके लिए कुछ करें, इनको अवेयरनेस दें, इनको एजुकेशन फराहम करें, इनको बुनियादी सहूलतें फराहम करें। तो यही मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से भी कि इनकी तरफ तवज्जो दें और इनके लिए कुछ करें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आप अपने राय से आगाह करने के लिए हमें मेल कर दें।
हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है अवाम की आवाज़। आवाज़ उठाओ, इनकलाब लाओ।